हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पे क्लास में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर ये आता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो है हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें से एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटन कंटेंट में मौजूद होता है, यानी रिटन में मौजूद होता है। और डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी सेक्शन 5 के अंडर। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी एक ऐसा प्रपत्र जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर के अंदर एक शर्त रहित आदेश होता है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति एक निश्चित रकम आदेश के अनुसार या लिखने वाले को देने का वचन देता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, मैंने आपके सामने एक स्पेसिमेन कॉपी रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके का हो सकता है। इसमें राइट साइड में स्टैम्प है और यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन की गई है, 3 मंथ्स आफ्टर ड्यू डेट, एंड पर्टिकुलर जिसके रेफरेंस में इसको पे करना होता है और जो अमाउंट लिखा होता है वो। तो इस तरीके से एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक डेमो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब बात आती है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं पहली चीज़ कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें एक तारीख होती है यानी डेट मेंशन की जाती है, टर्म होती है, टर्म एंड कंडीशन जिसके बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है तैयार किया जाता है। कंडीशनल नहीं होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। टर्म का मतलब बस ये होता है कि किस संदर्भ में उस बिल को तैयार किया जा रहा है, और वो स्ट्रिक्ट टर्म यूज़ किया जाता है जिसके संदर्भ में या जिसके रेफरेंस में बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है। नाउ अमाउंट, क्या अमाउंट होता है, कितने अमाउंट का है वो। स्टैम्प, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज में राइट साइड में बना हुआ है, स्टैम्प होता है। और आखिरी चीज़ होती है इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल होती हैं। स्पेशल फीचर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज को तैयार कर रहे हैं तो उसमें पहली चीज़ ये रिटन कंटेंट होना चाहिए, मतलब लिखित में होना चाहिए। इसको बनाने वाले के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, और कंडीशन होनी नहीं चाहिए, इसीलिए अनकंडीशनल होता है। और अगली चीज़ ये है कि इसमें क्या अमाउंट पे किया जाना चाहिए, उस अमाउंट के विषय में जो है मेंशन किया जाता है। जो सम होता है पेमेंट का वो स्पेसिफिक होना चाहिए और एक निश्चित समय अवधि के अंदर इसको मेंशन किया जाना चाहिए, और डेटेड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, तो वही इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहली पार्टी जो होती है वो ड्रॉअर होती है। ड्रॉअर यानी बिल लिखने वाला, या इसको हम ऋणदाता भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले इसको हम लोग डेटर बोलते हैं। तो द पर्सन हु ऑर्डर्स अ बैंक टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन अकाउंट टू पे अ डेजिग्नेटेड पर्सन अ स्पेसिफिक सम अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ बिल, तो इसको ड्रॉअर कहते हैं और यही बिल लिखने वाला होता है और यही ऋणदाता भी होता है। ये बिल को लिखता है और इसी के सिग्नेचर से जो है बिल तैयार किया जाता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज इसके सिग्नेचर से ही तैयार होता है। दूसरी पार्टी इसमें ड्रॉई होती है। ड्रॉई यानी हम इसको डेटर भी कहते हैं। और डेटर क्या होता है, द पर्सन ऑन होम द बिल इज़ ड्रॉन, यानी जिसके ऊपर ये बिल तैयार किया जाता है। एंड ही इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। टू हिम द बिल इज़ कंसिडर्ड एज बिल पेएबल, यानी बिल स्वीकृत करने वाला या समय पर भुगतान करने का वचन देने वाला शख्स जो होता है वो ड्रॉई होता है, इसको हम ऋणी भी बोलते हैं। तीसरा शख्स जो इसमें शामिल होता है उसको बोलते हैं पेई। अब पेई क्या होता है, तो द पर्सन टू हुम द बिल मनी इज पेएबल, यानी रुपया प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति, यह एक पेई होता है। और ये अन्य व्यक्ति भी हो सकता है तथा ऋणदाता या क्रेडिटर भी हो सकता है खुद। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ इज़ अ पेई, यानी जो ड्रॉअर होता है बिल का, वही मैंने आपको बताया कि जो ऋणदाता होता है या डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, वो खुद जो है इसका पेई भी होता है। टू हिम द बिल इज़ कंसिडर्ड एज बिल रिसीवेबल। ठीक है,
उसके लिए ये बिल जो है खुद के लिए बिल रिसीवेबल की तरह काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो क्या क्या एडवांटेजेस इसमें शामिल होते हैं। पहली चीज़, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स। जाहिर सी बात है, पैसों के लेन देन को सेटल करने के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि कोई साहूकार किसी गरीब किसान को जो है पैसे देता है और बदले में जो है एक पेपर पे उसके अंगूठा लगवा लेता है। और अंगूठा लगवान अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा, ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में यही दिखाया जाता था। तो वो जिस डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगाता था वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अनकंडीशनल होता है और स्पेसिफिक अमाउंट का ही तैयार किया जाता है और एक निश्चित समय अवधि के अंदर देना होता है। तो चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल है और उस पर आपने अमाउंट लिख करके उनसे अंगूठा लगवा लिया, यानी उस समय तक अगर वो अपनी जो है उस ऋण को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी खेती या जो भी पोजीशन होती थी उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता था। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा देखते हैं, इट फिक्सेस द डेट ऑफ पेमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें डेट फिक्स कर दी जाती है। इट इज़ अ रिटन एंड साइंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये ऋण का जो है एक लिखित आदेश होता है। मैंने आपको बताया कि जब दो लोगों के बीच में करार या अनुबंध किया जाता है तो एक लिखित आदेश का होना बहुत ज़रूरी है। अगला, अ डेटर इंजॉयज़ फुल पीरियड ऑफ क्राफ्ट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऋणी को जो ड्यूरेशन दी गई है, जो समय अवधि दी गई है, वो उस समय अवधि में इस पैसे का प्रॉपर उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि क्रेडिटर बार बार आकर कहे कि भाई मुझे पैसे दे दो, कल फिर आए मुझे पैसे दे दो। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये जिस ड्यूरेशन के लिए जो है आपने इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया है उस पूरे समय तक आप इस पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद एक निश्चित अवधि के अंदर इस पैसे को पे करना होता है। आखिरी पॉइंट ये है, अ ड्रॉअर कैन कन्वर्ट द बिल इनटू कैश बाय गेटिंग इट डिस्काउंटेड विद द बैंक। यानी जो ड्रॉअर है, यानी जो क्रेडिटर है पैसा देने वाला, वो इसको जो है एक निश्चित जो है कैश में कन्वर्ट करवा सकता है यदि उसको बैंक से डिस्काउंटेड फॉर्म में ये चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किस किस टाइप का होता है। तो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली दो टाइप का होता है, जिनमें से पहला टाइप जिसको हम बोलते हैं पेबल एट साइट या ऑन डिमांड और प्रेजेंटेशन। पेबल एट साइट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? पेबल एट साइट बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब जैसा कि नाम से पता चलता है कि हमने उसको देख करके पे करना है, राइट। और दूसरा जो होता है वो पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, इट ऑल्सो नोन एज टर्म बिल। यानी हमको अगर बिल को एक निश्चित समय के बाद जो है भविष्य में पे करना है तो हम इसको जो है टर्म बिल के नाम से जानते हैं। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात आती है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो द ड्रॉई साइंस अक्रॉस द फेस ऑफ अ बिल with or without the words accepted. This denotes his acceptance of bill. यानी अगर एक ड्रॉई या डेटर उस बिल के अक्रॉस, उस बिल के फेस के अक्रॉस अगर जो है साइन करता है और लिख देता है एक्सेप्टेड, या साइन करता है और ये नहीं भी लिखता है कि एक्सेप्टेड, इन दोनों कंडीशंस में बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल माना जाएगा। और ये दो तरीके से जो है एक्सेप्टेंस होता है। पहला होता है जर्नल या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब जर्नल या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। हेयर द ड्रॉय एक्सेप्ट्स टू पे द होल अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल विदाउट एनी कंडीशन। यानी अगर उसने अक्रॉस साइन किया है और उसने उस पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, यानी उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को जैसे का तैसा एक्सेप्ट कर लिया है बिना किसी कंडीशन के। अब बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है। लेकिन दूसरी बात आती है क्वालिफाइड बिल। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है? तो क्वालिफाइड में क्या किया इसने? हेयर द ड्रॉई एक्सेप्ट्स टू पे द बिल सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस रिगार्डिंग अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ द बिल। यानी पहली चीज़ में जब मैंने कहा आपसे कि ये बिल अनकंडीशनल होता है, तो फिर दूसरी चीज़ में एक क्वालिफाइड कंडीशन कैसे आ गई, यानी उसमें कुछ कंडीशंस को उन्होंने क्यों लगाया। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे अक्रॉस साइन तो करता है लेकिन एक्सेप्टेड नहीं लिखता है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। होल्डर
द पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइल्ड टू रिसीव और रिकवर द मनी ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। होल्डर वो शख्स होता है जो लीगली इस चीज़ के लिए इशू किया जाता है कि वो पैसे को रिसीव करेगा, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो, और चाहे वो किसी चेक के थ्रू आए। ठीक है, तो अ होल्डर हैज़ लॉफुली रिसीव्ड पोजीशन ऑफ एनी कमर्शियल पेपर, यानी होल्डर वो शख्स है जो किसी भी कमर्शियल पेपर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब होल्डर जो होता है वो किसी भी कमर्शियल पेपर को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर जो है कुछ वल्नरेबल कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू वो एक्सेप्ट करता है, जैसे अ होल्डर इज़ ड्यू कोर्स इज़ दैट होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। ठीक है, जो किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ चीज़ें विचार करने योग्य हैं या जिनको वो एक्सेप्टेंस के तौर पे नहीं ले रहा है, तो होल्डर उन चीज़ों के बिहाफ पे जो है उस रकम को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरी चीज़, हु बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी ये उसकी मैच्योरिटी से पहले भी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन सकता है या धारक बन सकता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ आती है, हु हैड नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफीट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived his title। अब बात आती है डेट ऑफ मैच्योरिटी की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी होती है उसमें अगर आप बात करते हैं पेबल एट साइट, यानी साइट बिल की बात करते हैं, तो इसको तो इमीडिएटली जो है जब आप साइट मतलब एट द प्लेस लेकर के जाते हैं तो इसको देख करके आपको पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर टर्म बिल्स की बात करते हैं तो टर्म बिल्स जो है ग्रेस पीरियड जो होता है, जो बिल की ड्यूरेशन है उसके ख़त्म हो जाने के बाद आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें आपको वो अमाउंट पे करना होता है। तीसरी और आखिरी चीज़ होती है, इफ़ द बिल इज़ पेबल सम टाइम आफ्टर डेट द टेन्योर शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग द बिल, यानी इफ़ द बिल इज़ पेबल समटाइम्स आफ्टर डेट, यदि किसी निश्चित डेट के बाद आप बिल को पे कर रहे हैं तो उसकी डेट जो है जिस डेट से बिल आपने ड्रॉ किया है उस डेट से काउंट की जाती है। इसमें आखिरी पॉइंट है जो मैच्योरिटी डेट है, इफ़ द बिल इज़ पेबल सम टाइम आफ्टर साइट द टेन्योर शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी अगर आपने बिल को जो है किसी स्पेसिफिक जो है साइट बिल के तौर पे जो है काम किया है तो जिस दिन से आपने उसको तैयार करवाया है उस दिन से इसको एक्सेप्ट करेंगे। चेक ये भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके बारे में जो है हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसके अलावा जो है प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें आज के जो है टॉपिक में आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगा है तो आप जो है कुछ क्वेरी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो आप उसको नोट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।